चलिए स्टार्ट है रिकॉर्डिंग की। हाँ बताइए यार कहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो इसमें से ना एक बार ये जो एक्सरसाइज थी हमारी वो पिछली बार आपकी ओमिटेड थी। अभी हम कहाँ कनेक्ट करें तो उसका है फिर आगे देखिए। हाँ जी देखिए ये जो अगली एक्सरसाइज थी ना हमारी, मैं बात कर रहा हूँ 3.3 फिर 3.4। ये जो 3.4 वाली एक्सरसाइज है ना ये ओमिटेड थी है ना, जो रिड्यूस सिलेबस हुआ था। मगर सिलेबस जो आ रहा है इस बार पूरा आएगा है ना। इस बार ऐसा रिड्यूस सिलेबस का कोई बात नहीं है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ, इस बार ऐसे कोई सेक्शन नहीं है। मगर थोड़ा सा और कंफ्यूजन जो भी है वो थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा कि ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है आपका, जैसे पिछली बार तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हुए थे उसी तरह से रखेंगे दोनों टर्म में है ना एग्जाम। और फर्स्ट टर्म जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो अगर एमसीक्यू बेस्ड होता है ना तो फिर ये एक्सरसाइज सर नहीं सर, अब नहीं आएंगे एमसीक्यू सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म। अब डायरेक्टली एक लास्ट टर्म कर दिया है जो सब्जेक्टिव ही होगा 80 मार्क्स का। तो फिर बात ही खत्म है ना, फिर तो कंफ्यूजन ही खत्म। फिर तो आपको ये सारा करना है, फिर तो सारा आना है। इस बार ऐसा रिड्यूस सिलेबस का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इस बार रिड्यूस सिलेबस को लेकर के कुछ नहीं कहा गया। वो तो कोरोना की वजह से 30% रिड्यूस हुआ था आपका है ना, तो उसमें एक्सरसाइज 3.4 को हटा दिया गया था। तो इस बार ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि सिलेबस वो रिड्यूस होगा आपका इस बार है ना। वो सिर्फ कोरोना की वजह से 2 साल से रिड्यूस था आपका है ना। तो इस बार होना है। फिर भी एक बार देख लेंगे, थोड़ा स्कूल के हिसाब से देख लेंगे, बोर्ड के हिसाब से तो खैर है ही है। स्कूल के हिसाब से एक बार कंफर्म कर लेना कि एक्सरसाइज करा रहे हैं नहीं करा रहे। वैसे और स्कूलों की बात करूँ जिन स्कूल में मैट्रिक्स हो चुका है उसमें 3.4 को कराया गया है। आपको कोई आइडिया है इसके बारे में? ये एक्सरसाइज 3.4 कराई गई है ना। और मैं एमआईटी स्कूल की बात करूँ तो एक स्टूडेंट मेरे कॉन्टेक्ट में है तो वो कह रहा है कि ये कराई गई एक्सरसाइज 3.4। अभी तो हम इस एक्सरसाइज कंप्लीट चलो आपका अभी तो रिलेशन फंक्शन आपका स्टार्ट है ना, तो उसमें तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। फायदे भी नहीं आएगा तो वो वैसे नहाने का कोई सीन है नहीं है ना, क्योंकि इस बार स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो बिल्कुल उसी तरह से पेपर होने वाले हैं जैसे पहले होते थे है ना। तो बताएंगे कहाँ तक करा था हमने? क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो हल्का सा बहुत क्विक रिवीजन में आप लेंगे जरा कि पहले बताएंगे जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। हाँ जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन बताएंगे जरा। हाँ बताओ क्या कंडीशन सर A is equal to A ट्रांसपोज। हाँ A dash is equal to A तो क्या कहलाती है हमारी सिमेट्रिक कहलाती है। और if A dash is equal to, इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी? हाँ A is equal to minus of the A ट्रांसपोज। हाँ A dash is equal to -1 कहती एक ही बात है ना। तो कंडीशन थी अगर आपका A dash A के बराबर तो क्या होगी सिमेट्रिक, और दूसरी कंडीशन क्या थी A dash is equal to -A, ये थी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जैसे मैंने कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत और होती है, आप देखते ही पता लगा सकते हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। क्या खासियत थी उसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? सर उसके डायगोनल 0 होते हैं। हाँ क्या थे उसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना। जो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे उसके 0 0 0 के फॉर्मेट में होंगे। अगर वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देख के पता लगा सकते हो, अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तभी वो इसकी सिमेट्रिक हो सकती है, नहीं तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो नहीं होने वाली है ना। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो वो इस फॉर्मेट में होती है ना। जैसे यहाँ के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ना ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए 1 2 3 इस तरह से जो होती है ना। बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पर 0 0 0, और यहाँ पर भी कुछ जो भी हो हमारे, मतलब इस फॉर्मेट में जो होती है ना ट्रायंगुलर फॉर्मेट बनाती है अपर या लोअर में, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स होते हैं है ना, या फिर ये 3 या ये 3, उसको क्या आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। सर तो फिर हम सर हमारी मैम ने बताया था कि डायगोनल हम एक ही साइड लेते हैं दूसरी साइड नहीं लेते। हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब बाकी जो है ना, बाकी जो है एक साइड डायगोनल जो अदर एलिमेंट्स हैं एक तरफ डायगोनल के वो सारे एलिमेंट 0 होंगे। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के एक ही तरफ एलिमेंट होंगे, उसके दूसरी तरफ के एलिमेंट जो होंगे सारे वो 0 होंगे है ना। वही मैं कह रहा हूँ एक तरफ के एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के, बाकी अदर साइड के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे इन केस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
हाँ क्लियर है आपको, सुनिए मेरी बात। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सिमेट्रिक का देखो मैं ऐसा बताऊँ, देखती बता रखते हो, चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, अगर यहाँ पर सपोज करो 4 है तो यहाँ क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा 4। यहाँ पर अगर सपोज करो 5 है, यहाँ पे क्या होगा 5। यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे क्या होगा 7। अगर ये a लिया है और मैं आपका इसका a डैश करूंगा तो क्या आएगा इसका आंसर 1 4 1 4 5। 5 फिर 4 यहाँ 2 से क्या 7 हो 5 जाएगा 7 3। 4 2 7। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर मैं एग्जांपल इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट क्या बनाऊंगा इसके 0 0 0 है ना, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। अगर मैंने यहाँ 4 ले लिया तो यहाँ क्या होगा -4 लिया तो यहाँ क्या लेंगे -5 लेंगे। यहाँ 7 ले लिया, नहीं भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको -7 क्या बनाएंगे -7 बनाएंगे। तो इसमें जब आप ट्रांसपोज करोगे ना तो अपने आप देखो आपको कंडीशन अपने आप दिखाई दे जाएगी। तो a डैश अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगी मैट्रिक्स से हमारी, वो 0 4 0 4 -5 -4 0 -7, यहाँ 5 से 7 0 5 7 0 और इसमें से जब माइनस कॉमन लूंगा तब क्या होगा देखेंगे आप, माइनस कॉमन ले लिया 0 मैंने 4 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन लेने पर 0 -4 5, इसमें से माइनस कॉमन लिया 4 0 7, इसमें से माइनस कॉमन लिया -5 -7 0 और देखिए वापस वही आ गया। तो इफ a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस से क्या बन जाती है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि ध्यान रखना इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और ये जो मिरर इमेज एक तरीके से है ना, इसको मिरर मान के चलिए, इस डायगोनल को मिरर मान के चलिए तो इन दोनों में क्या होगा साइन का डिफरेंस वैल्यू सेम होगी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगी दोनों वैल्यू सेम होगी, देखते ही पता लगा सकते हैं। चलिए क्लियर है, हाँ 3/3 बिल्कुल सही है। हमारे जो कोर्स में है वो मैक्सिमम 3/3 का होने को तो 4/4 भी होती है, 5/5 भी होती है, और हमारे जो 12th के कोर्स में है वो मैक्सिमम क्या है हमारे पास ऑर्डर 3/3 को ही डिस्कस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन से क्वेश्चन से करना था मैं, क्वेश्चन नंबर 9th हो गया था, पहले 9th करना। देखिए 9th करिए और फिर 10th का लॉजिक मैं बताऊंगा। 9th बहुत आसान है, हमें 9th में जो फाइंड करना है, फाइंड हाफ ब्रैकेट में a प्लस a डैश और फाइंड करना है हाफ a माइनस a डैश। और जैसे मैं कह रहा था कि 10th तक क्वेश्चन एक ही लॉजिक से लिंक थे हमारे सारे, है ना। ये क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसका एडवांटेज आपको 10th क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, यहाँ पर है 0 a और b, यहाँ पर कितना है -a 0 और c, यहाँ पर है -b -c 0। थोड़ी मेहनत करेंगे और आंसर बताएंगे, बहुत इजी है, बड़े आराम से बता सकते हैं। बताएंगे इसका आंसर हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप इसका a डैश मतलब क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। यहाँ से कितना हो जाएगा 0 -a -b, a 0 -c, b c 0। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगा कि डायरेक्ट आंसर बताएं जरा, है ना, बोल के जरा। आपने लिख रखा हो तो बताइए, नहीं भी लिख रखा हो तो यहाँ तो बोलते जाइए जरा। हाँ हाफ a प्लस a डैश इसका आंसर निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी आपका क्या कहना है कृतिका, हाफ a प्लस a डैश का आंसर यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, ये है a डैश ये है ना, हाफ a प्लस a डैश की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है बाद में, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, इसका एडिशन किसके संग होगा 0 के संग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यहाँ बताएंगे जरा 0। हाँ इसलिए आप बताएंगे यहाँ पे क्या रहा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ जो आंसर बनेगा आपका फाइनली वो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 0, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी क्या आ गया आपका 0 फिर 0 फिर 0
फिर 0, फिर 0, फिर 0, और हर एलिमेंट को अगर मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यानी कि इसका फाइनल आंसर ये लिख रहा हूँ, तो ये आंसर किसका लिख दिया मैंने? हाफ a प्लस a डैश का। हाँ, इसलिए आपको क्लियर है ये बात मेरी? हाफ a प्लस a डैश का आंसर। और अगर ये क्लियर है तो दूसरा आंसर बताएंगे आप इसको, हाफ a माइनस a डैश, हाफ a माइनस a डैश। बताएंगे ये इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, a में से a डैश को माइनस करिए और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या बन गया? 0। यहाँ पर हाँ, यहाँ बन जाएगा 2a, फिर यहाँ हो जाएगा 2b, फिर हाँ माइनस 2a, फिर 0, फिर नहीं 2c, फिर यहाँ से आपको समझ आ रहा है? कितनी नहीं आ रही है समझ में? माइनस कर पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा? माइनस बी यानी क्या हो जाएगा? माइनस 2b। यहाँ से क्या हो गया? माइनस 2c, और यहाँ से क्या हो गया? 0। और हाफ से क्या करना है हमें? डिवाइड करना है। तो हाफ से अगर जब डिवाइड करूंगा तो हर एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो मैं इसी में काट दूं उसे 2 को। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, चलो लिख देता हूँ बाद में कंफ्यूजन हो। तो इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 0a d, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस a, 0c, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस b, माइनस c और 0। एक बार देखेंगे पीछे ये आंसर होगा है? हाँ सही कह रहे हो, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना? ये हमारी इसकी सिमेट्रिक। और ये वाली कौन सी है? ये नल मैट्रिक्स है। और मैं कहूँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एग्री करते हो मेरी बात से? ये नल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी है, और मैं कह रहा हूँ ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो इसकी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि -0 तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो नल मैट्रिक्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ये सिमेट्रिक भी है और ये इसको सिमेट्रिक भी है, मगर ये सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना? हाँ, इसलिए आपको कुछ पूछना तो नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 9 में? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको 10th वाले क्वेश्चन को पहले लॉजिकली बहुत अच्छे से समझिएगा फॉर्मूले के तौर पर, फिर हम आपसे एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपसे भी करवाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 का पहले लॉजिक समझिएगा। आपको आइडिया है इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में? जैसे आपको थोड़ा मैं देख रहा हूँ इस एक्सरसाइज आपने किया होगा पहले, तो आइडिया है आपको, तो बता सकते हैं क्या है इसके बारे में है 10th क्वेश्चन के बारे में? यस सर। बताओ जरा क्या करते हैं इसके बारे में, पढ़ के बताइए जरा क्या करते हैं इसको। सर इसमें हम हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश करेंगे। हाँ चलिए सही है, आपको आइडिया है इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ ये जरा आप जरा समझिएगा अच्छे से, है ना? ये कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स ए है ना? क्वेश्चन का हेडिंग क्या है? कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है हमने, है ना? उसको रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट में a प्लस ए डैश प्लस का हाफ a माइनस ए डैश। कहते समझना, इसका फॉर्मूला होता है हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सम a आएगा तो बात से एग्री करते हो मेरी? नहीं, इसका जो सम है वो a ही आएगा लौट करके। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सम a आएगा तो देखो जस्टिफाई कर सकता हूं अपनी बात को। एलसीएम कितना आ गया? 2। यहाँ से क्या हो गया? a प्लस ए डैश, और यहाँ से क्या हो गया? a माइनस ए डैश, ए डैश से ए डैश खत्म हो गया, तो कितना हो गया? 2a/2, यानी कि आंसर क्या आ गया? वापस a आ गया। यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये a ही है ना? अब हमें रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वाली सिमेट्रिक है और कौन सी वाली स्क्यू सिमेट्रिक है? सर पहले वाली सिमेट्रिक और दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ आप क्या कह रहे थे? हाँ मैट्रिक्स बनाने का, है ना? तो एक मैट्रिक्स में 2 पार्ट ब्रेक करेंगे, जिसमें ये वाली और ये वाली 2 मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना? ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी? हमेशा सिमेट्रिक होगी। ये वाली मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। और ये वाली मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगी आपकी? स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। अब मैं देखो क्वेश्चन तो कराई हुआ है, क्वेश्चन तो अगर चाहिए वो तो आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों हैं?
अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसको मैंने P मान लिया तो अल्टीमेटली P डैश किसके बराबर होना चाहिए? P डैश किसके बराबर होना चाहिए? P के। और अगर मैंने इसको Q मान लिया तो Q डैश बराबर क्या होना चाहिए? माइनस Q के बराबर आना चाहिए ना। तो देखिए प्रूफ वैसे आते नहीं है और आपको थोड़ी सी हल्का सा डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों आती है, उसका लॉजिक समझ आएगा। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? चेंज कर सकते हो कुर्सी, कहीं भी बैठ लीजिए आप, है ना। एक होता है मोबाइल बीच में आ रहा हो, बट वो ना इसकी पोजीशन थोड़ा ऐसे रखनी पड़ती है हमें। तो P डैश क्या होना चाहिए? P के बराबर। अब P क्या है यहाँ पर? हाफ यहाँ पर A प्लस A डैश, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या निकाला? P डैश, तो क्या हो जाएगा एक तरीके से ये हाफ A प्लस A डैश का भी डैश। भाई 2 का तो कांस्टेंट का क्या डैश होगा? कांस्टेंट का तो भी डैश होता ही नहीं ना, कांस्टेंट को भी ट्रांसफर थोड़ी होता है। अब बताएंगे ना, अगर मैं 2 को बाहर रखूंगा तो A प्लस B का होल डैश, बताओ जरा, A प्लस B का होल डैश का फॉर्मूला क्या था? ए A प्लस B का होल डैश का फॉर्मूला क्या आया था? A डैश प्लस B डैश, जाना नहीं फॉर्मूला बनता है A डैश प्लस B डैश। तो इसका मैं डैश करूंगा, क्या आएगा? A डैश प्लस A डैश का भी क्या हो जाएगा? डैश। और मैं कह रहा हूँ A डैश का डैश 2 बार ट्रांसपोज कर दो, क्या बन गया? वापस A बन जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया? हाफ A डैश का डैश क्या बन गया? A, और प्लस का क्या हो गया? A डैश। क्या ये वापस P लौट के आ गया? नहीं आ गया? तो आप यहाँ देखेंगे, अरे P डैश किसके बराबर आ गया? P के। इसलिए ये हमेशा क्या आती है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। बात क्लियर है मेरी? अगर मैं कहूँ ये क्या आएगी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका Q डैश क्या आना चाहिए? माइनस Q के बराबर। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे क्या निकाला मैंने? Q डैश। Q डैश का मतलब क्या हो गया एक तरीके से? हाफ A माइनस A डैश, और उसका भी क्या हो गया? डैश। क्योंकि कांस्टेंट का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, कांस्टेंट का क्या ट्रांसपोज करेंगे ना, कांस्टेंट तो कोई है। तो यहाँ से कितना हो गया? Q डैश हाफ, हाँ जी बताएंगे ना, A माइनस B का होल डैश। अगर मैं कहूँ A माइनस B का होल डैश कर चुके आप, क्या बनता है ये? A डैश माइनस B डैश। तो यहाँ पर इसका डैश लगाएंगे, क्या हो गया? A डैश, और यहाँ A डैश का भी क्या हो जाएगा? डैश। क्या बन जाएगा वापस? A। क्या वही वापस लौट के आ गया? क्या आ गया लौट के सेम? नहीं आया लौट के सेम? हाँ तो माइनस Q, यानी क्या करने वाला हूँ इसमें से? मैं इसमें से माइनस को मैं कॉमन लेने वाला हूँ, यहाँ से क्या हो गया? A माइनस A डैश। और अब मैं अपनी बात को कह सकता हूँ, ये क्या आ गया? माइनस का Q आ गया, क्योंकि हाफ A माइनस A डैश से माइनस बाहर आ गया। तो यानी कि यही कारण है, वो हर चीज के पीछे रीजन होते हैं, ये जरूरत पड़ती नहीं है मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको समझ में आ गया हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों आती है। अरे इसका डैश करेंगे वापस ही आएगा, तो इसका डैश करेंगे तो इससे नेगेटिव के बराबर आ गया, इसलिए ये हमेशा क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखते ही पता लगा सकते हो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे? हमेशा 0। और इसकी जो मिरर इमेज होंगी वो क्या होंगी? सेम। इसकी जो मिरर इमेज होंगी वो साइन का फर्क होगा, वैल्यू सेम होगी बट साइन का फर्क होगा, वो अब चेक कर लेंगे क्या। हाँ जी बात क्लियर है, मैं एक तरीके से इसका प्रूफ भी करा दिया, ये क्यों आता है इसका लॉजिक भी समझा दिया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन आप कर भी लेंगे। पहले स्नेहा हटा दूं इसे क्या, या आप सभी कहेंगे हटा दूं इसको? लॉजिक क्लियर है ना एकदम, क्यों आता है ये? चलिए आप बहुत जल्दी से फॉर्मूले के तौर पे लर्न भी करिए। किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। A इज इक्वल टू हाफ, हाँ बोलो बोलो देना देंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A डैश। ठीक है, याद हो गया आपको? साथ साथ वो थोड़ा सा लर्न करने की भी कोशिश करें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। पहला पार्ट मैं लिख रहा हूँ, A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 1, -1। चलिए अब आप जरा थोड़ा सा डिस्कस करके बताएंगे भी कि मैं आंसर ये कैसे लेके आने वाला हूँ, पूरा प्रूव करूंगा, है ना। A है तो पहले क्या, सबसे पहले मैं लिखा लूंगा हाफ A प्लस A डैश निकालूंगा यहाँ पे आंसर, और फिर लिखूंगा यहाँ पे आंसर किसका? हाफ A माइनस A डैश का। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? इसका A डैश। A डैश मतलब क्या होता है इसका? ट्रांसपोज। A डैश या AT एक ही बात है ना। तो ट्रांसपोज कितना हो गया इसका? 3, 1, 5 और -1। अब आप मेरे को यहाँ आंसर बताते जाएंगे और छोटी सी मैट्रिक्स से साथ साथ 2 से डिवाइड भी करते जाएंगे। बाहर हाफ है तो साथ साथ 2 से डिवाइड करते जाएंगे, है ना। तो A प्लस A डैश दोनों को ऐड करो,
हाँ कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या हो गया यहाँ पर फाइनली 3, 2 से डिवाइड करते आ रहे हैं ना, यहाँ बताएंगे जरा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ भी आंसर क्या हो गया 3, फिर यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ भी आंसर क्या हो गया 3। चलिए आप बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा। सर बोलेंगे ना सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा। हाँ माइनस बोलेंगे क्या कह रहे आप, थोड़ा उसके लिए नहीं है आपको मेरे। सर -2 -1 है ना, -1 क्यों, क्योंकि साथ साथ में 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। -1 हुआ तो -2, मगर 2 से हर एलिमेंट को डिवाइड करने की वजह से क्या कर दिया माइनस। हाँ क्लियर है आपको मेरी बात ये। यस आप यहाँ पर निकालना हूँ हाफ a माइनस a डैश, ए भी है a डैश भी है, माइनस करेंगे और हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड भी करेंगे है ना। तो बताएंगे जरा यहाँ पे एलिमेंट क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक, और 0 से 2 से डिवाइड करो तो क्या बनता है 0.2, क्या बन जाता है 0, और 2/0 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड कहते हैं है ना, इनफाइनाइट कह देते हैं है ना। और एक चीज और पढ़ी होगी आपने 11th में 0/0, हाँ नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं इसे, इसका स्पेशल नाम होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको तो फिर भी इन्फिनिटी कह देते हैं, और इसका आंसर आज तक भी डिफाइंड नहीं है ना। कुछ मैथमेटिशियन का मानना है अरे सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर बनाना चाहिए। उसका मानना है कि जब हम 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 बन जाता है, इसका आंसर 0 होना चाहिए। किसी का मानना है कि अगर 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इन्फिनिटी। तो इसको लेकर कॉन्ट्रडिक्शन आज तक बना हुआ है, इसलिए इसको किस में डाला गया है इनडिटरमिनेट फॉर्म में डाल दिया गया है, यानी कि इसका आंसर डिफाइंड ही नहीं है। 11th में कहते हैं अगर ये आंसर बन रहा है तो रीथिंकिंग यानी कि रिकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करिए और इनडिटरमिनेट फॉर्म से क्वेश्चन को बाहर निकालिए है ना। क्या ध्यान आ गया 11th में करते हैं है ना। अब बात आ रही है a माइनस a डैश, यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0। हाँ फिर बताएंगे ना, हाँ 5 - 1 4, यानी कि डिवाइड करने पे क्या हो गया 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया -2, फिर 0। और देखिए देखते ही आप पता लगा रहे होंगे कि डायगोनल एलिमेंट क्या आ गए 0, और जो मिरर इमेज है उसमें क्या हो गया साइन का फर्क आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को वापस, क्योंकि वापस यही तो मिलना है। चेक करो यार एक बार इसको भी, यार 3 + 0 3, 3 + 2 5 ये रहा, अरे 3 - 2 1 ये रहा, और -1 + 0 ये, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। और क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें क्या दिखाना होगा, ये क्या है हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये शो भी करना होता है, तो इसको क्या शो करना होगा हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ P, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पर Q। अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये P डैश = P, यानी कि अगर ये सिमेट्रिक है तो P डैश बराबर क्या आना चाहिए P, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो Q डैश बराबर क्या आना चाहिए -Q। बात क्लियर है मेरी, ध्यान रखना ये वर्किंग शो करनी पड़ती है, सिर्फ यही आगे मत छोड़ देना, क्वेश्चन को शो करिए दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ a + a डैश हमेशा क्या आएगी सिमेट्रिक, हाफ a - a डैश क्या आएगी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक, और इनका सम वापस क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा है ना। मैं P डैश निकाल रहा हूँ, हाँ ये P डैश इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आंसर 3 3 और 3 और -1, क्या ये वापस P बन गया नहीं बन गया, ट्रांसपोज करने कोई फर्क ही नहीं पड़ा है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Q डैश की, तो Q डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 2 2 और 0। अब इसमें से क्या लेंगे मैं माइनस बाहर लेने पे 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या बन गया +2, यहाँ क्या हो गया -2, तो वापस क्या बन गया -Q, क्योंकि माइनस बाहर था भाई, वापस क्या रिपीट हो गई यही Q तो रिपीट हो गई, तो Q डैश = क्या हो गया -Q। और इन दोनों का सम किसके बराबर है a के बराबर, यानी कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो इन दोनों का सम किसके बराबर है मेन मैट्रिक्स के बराबर है, जिसमें ये पहली वाली क्या है हमारी सिमेट्रिक है, दूसरी वाली क्या है हमारी इसको सिमेट्रिक है। क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। हाँ इसलिए आपको पूरी वर्किंग क्लियर है इस क्वेश्चन की। यस सर है ना, चलिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ जी पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपसे, विशेष आपको क्लियर है लॉजिक पूरा, आपको क्रिटिकल ठीक है। तो ये अगर पूरा क्लियर है तो एक क्वेश्चन 3/3 का आप सभी लोग मेरे को करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर, फिर 2 क्वेश्चन 11 12 करेंगे हम,
और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। फॉर्मूले के तौर पे थोड़ा सा लर्न भी करके चलें साथ साथ, है ना। तो किसी मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए a इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वापस यही बन जाता है, और ये हमेशा सिमेट्रिक होती है, दूसरी वाली हमेशा इसको सिमेट्रिक होती है। ये आपको चीजें थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले के तौर पर आपको याद भी होना चाहिए। चलिए इसको आप लिख लीजिए, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है वो एक बार आपके लिए लिख देता हूं। सेकंड पार्ट ए एक मैट्रिक्स, मगर ये ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/3 का है, यानी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, है बहुत इजी। 6 समझने के हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 फिर 3 फिर -1 फिर है 2 -1 और यहाँ पर 3। ये अगर आपका हो जाए, इसको आपने नोट कर लिया हो, तो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला भी नहीं हटाया है। आपको एक बार मेरे को वर्किंग करके दिखानी है, आंसर एक बार हम सब आपस में मैच भी करेंगे। तो मैं यहाँ से ए को थोड़ा सा हटा देता हूँ। ए देखिए सर वो है, पहले हटा दूं यहाँ से नीचे से सर, क्या है ना, नीचे हटा दो। हाँ इसलिए यहाँ कर रहे हो आप भी ये क्वेश्चन ही वाला सेकंड पार्ट। यस सर हो गया। हो गया, चलिए वेरी गुड। तो ये तो आपके सामने है, एक एक करके जरा बोलते जाइए, फिर मैच करते जाएंगे। ए डैश, हाँ जी विशेष आप बताएंगे जरा ए डैश का आंसर क्या है। हाँ बोलो। 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। चलिए ये लिखा होगा आपने भी ए डैश 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 1 और 3, बिल्कुल। ये -1 का क्यों फर्क पड़ रहा है आपको मेरे इसमें, यहाँ पर कुछ फर्क है क्या, या तो लिखने में गलती है। हाँ यहाँ लिखने में गलती है, क्लियर है। तो ये क्या आ गया ए डैश। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हाफ यहाँ से a प्लस ए डैश, और जो क्या बनेगी हमेशा सिमेट्रिक, है ना, ये क्या बनेगी हमेशा सिमेट्रिक। इसलिए आपने निकाला है, तो बताएंगे यारा पहला एलिमेंट, चलो यही देख के बता सकते हो, नहीं भी कराओ तो यहाँ देख के बता सकते हो। बताएंगे यारा हाफ a प्लस ए डैश, पहला एलिमेंट क्या बनेगा 6। पहला एलिमेंट आप कह रहे हैं 6, हाँ विशेष बनाएंगे। सेकंड एलिमेंट -2, हाँ कृतिका नेक्स्ट एलिमेंट 2, फिर स्नेहा एक लाइन आप पूरी बोल दीजिए, चलो -2 फिर नेक्स्ट 3 फिर -1 है ना। चलिए बिल्कुल सही, विशेष आप बताएंगे लास्ट लाइन क्या है 2 -1 और 3, बिल्कुल सही, क्लियर है, सेम आ गया है ना। और अब निकाल रहे हैं क्या चीज, हाफ a माइनस ए डैश। हाँ जी बताएंगे माइनस करेंगे और हर एलिमेंट को 0 से डिवाइड करते जाएंगे, बोलेंगे आंसर क्या बनेगा हाफ a माइनस ए डैश। सर 0 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 और 0 0 0। और मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जो नल मैट्रिक्स है क्या वो सिमेट्रिक होती है, क्या नल मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हाँ नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सिमेट्रिक भी होती है और इसकी सिमेट्रिक भी होती है ना। चलिए खैर आप पहले तो ये चेक करिए क्या इन दोनों को ऐड करने में वापस कोई ए आ रहा है, नहीं आ रहा, आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये वाली क्या होनी चाहिए, ये वाली क्या होनी चाहिए, ये तो है ही नल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे क्या इसका डैश, यानी कि अगर मैं इसको p मान रहा हूं तो क्या p डैश किसके बराबर आना चाहिए, p के बराबर, यानी p डैश निकालिए और चेक करिए क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या p डैश निकालने पर। p डैश मतलब इसको रोटेट कर दिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, रोटेट करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ओरली चेक करना हो तो क्या करें, डायगोनल एलिमेंट्स को हाइड कर लीजिए, और ये जो इसकी मिरर इमेज है वो क्या होनी चाहिए सिमेट्रिक की किस में, सेम होनी चाहिए, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कितना हो गया 6 -2 2, फिर कितना हो गया -2 3 -1,
फिर 2 माइनस 1 और 3 और वापस क्या आ गया ये 3। तो हेंस दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है तो इसकी सिमेट्रिक होगी ही होगी, है ना, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन भी ले तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जीरो के आगे प्लस माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। चलिए क्लियर है, तो मैं सबको छोड़ सकता हूँ इसको, है ना, सेम चीज है। बाकी के पार्ट में आपके लिए होमवर्क में डालना हूँ इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एक बार आप होमवर्क में करेंगे, इसके थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट हाई कर लेंगे। किसी को आप में से कंफ्यूजन तो नहीं अभी भी, कर लेंगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। चलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं 11th और 12th ये मैं आपके संग डिस्कस करके करूंगा, है ना। देखो आपको कितना याद है, क्योंकि मैं साथ साथ कहता हूँ इसको एज ए प्रॉपर्टी की तरह से भी याद रखिए। क्या इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं। चलिए मैं एक बार हल्का सा आपको प्रॉपर्टी रिवाइज भी कराया हूँ, क्योंकि कृतिका थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया तो इनको शायद ना भी आती हूँ, तो वो एक बार मैं शॉर्टली प्रॉपर्टी के तौर पर रिवाइज भी करा देता हूँ। हाँ जी, मैंने आपसे कहा कि a प्लस बी का होल डैश क्या आता है, a डैश प्लस b डैश। फिर मैंने कहा आपसे a माइनस बी का होल डैश क्या आता है, a डैश माइनस b डैश। फिर मैंने एक बार आपसे ये भी कहा था, ये ध्यान रखना कि ए बी का होल डैश किसके बराबर आता है, बी डैश ए डैश। हाँ ध्यान रखना, ये क्या आता है हमेशा बी डैश और ए डैश। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के कि ए बी का होल डैश क्या आता है, बी डैश ए डैश, यानी कि पहले ये आएगा डैश फिर ये बार आएगा, उल्टा चलता है, रिवर्स ऑर्डर पे चलता है ना। इस प्रॉपर्टी का याद रखना। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 सोच के आंसर देना, बहुत ईजी है। आप मेरी बात को ढंग से समझ रहे हो बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये कह रहे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब गिवन में है ना, गिवन में अगर मैं लिखूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू ए, बिल्कुल ठीक गिवन है। फिर क्या कह रहे बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश इज इक्वल टू बी, गिवन है ये भी। अब हमसे चेक करवा रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यूमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो हम चेक करना चाहते हैं, और ध्यान रखना इस बार कोई मैट्रिक्स नहीं दे रखी है, बस टेबल बता रखा है कि सिमेट है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, और अगर इसका डैश इसी के बराबर आ गया तो क्या होगी, और इसका डैश इसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो क्या होगी, तो चेक करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। आप इसको ए मानो इसको बी मानो, ऐसे समझो, है ना। तो इसका मैं a माइनस बी का होल डैश कर रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। कितनी बात क्लियर है आपको मेरी, है ना। इसको ए मानो इसको बी मानो ऐसे। फिर बी ए चलिए बी डैश ए डैश ए बी का होल डैश क्या बन माइनस जाएगा, हाँ ये क्या बन जाएगा एक तरीके से बी डैश ए डैश, ये क्या बन जाएगा ए डैश बी डैश, ये क्या बन जाएगा ए डैश और बी डैश। अब ए डैश किसके बराबर है, ए बी डैश बी किसके ए बराबर है, माइनस ए बी। गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ये क्या बन गया बी ए, ये क्या बन गया ए बी, क्या उसका डैश उसी के बराबर आ गया, क्यू सिमेट्रिक्स नहीं आया। और जैसे ही मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गई ए बी माइनस बी ए। अब क्या उसका डैश उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, उसका डैश उसके नेगेटिव के बराबर आ गया। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसने, हाँ ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखेंगे स्नेहा कौन सा ऑप्शन था इसमें, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का चार ऑप्शन थे, इसमें एक ऑप्शन ये भी था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, ए। हाँ जी क्लियर है बात मेरी, कैसे आंसर है, ठीक है चलिए वेरी गुड। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले हल्का सा आपको पीछे का ब्रीफली में रिवाइज भी करा रहा हूँ, है ना। जरा जल्दी से बताएंगे जरा, 10 के अकॉर्डिंग जो आप वैल्यू याद करते हैं 0 डिग्री, फिर बोलते हो जल्दी 30 डिग्री, फिर 45 60 45 90 डिग्री 60 डिग्री और 90, इनकी वैल्यू आप करते हैं। तो याद कराई जाती है 10th क्लास में, वो केवल साइन थीटा कॉस थीटा और किसकी याद कराई जाती है, टेन थीटा की। वो सेक के लिए साइन को उल्टा कर देते हैं, सेक के लिए कॉस को उल्टा कर देते हैं, टेन के लिए तो कॉट के लिए टेन को उल्टा कर देते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 0, साइन 30, साइन 45 1/√2, साइन 60
√3/2 sin 90। हाँ, इससे आपको याद है ना सारी वैल्यू है। यस सर। चलिए अब कॉस के लिए बच्चे कई बार याद नहीं करते, वो क्या कर देते हैं, उल्टा। पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। तो वैल्यू क्या हो गई, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। कौन सा एंगल ऐसा है जिसका साइन और कॉस दोनों सेम बन जाते हैं, 45। 45 डिग्री, दोनों सेम बन जाते हैं, है ना। और 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करो, tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बन गया 0। और इसको भी याद नहीं करते बच्चे, क्या कर देते हैं, केवल डिवाइड कर लेते हैं। सेम इससे इसको डिवाइड करो तो क्या हुआ, या तो याद हो, बहुत अच्छी बात है, याद होनी चाहिए कायदे में तो, है ना। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आंसर बनेगा, tan 30 का आंसर क्या बनता है 1/√3। tan 45 का आंसर 1, डिवाइड करने से यार आंसर आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा √3 इसका, हाँ इसका आंसर नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी भी लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा ये तो वैल्यू आपको याद हो। अब मैं थोड़ा सा और बात कर रहा हूँ, हल्का सा 11th क्लास में आपको लेके जा रहा हूँ कि अगर 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आंसर क्या आएगा। पहले बताओ रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई। पाई अपॉन 180 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपको कोई भी डिग्री मेजर दे रखा है और उसको रेडियन में मल्टीप्लाई करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। तो ये रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो रेडियन में क्या बनेगा, ये 0, अरे 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 होता है। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो याद होनी चाहिए, π/6, ये आंसर क्या बनेगा π/6। नहीं आया समझ में, क्यों, क्योंकि 30 इंटू कितना हो गया पाई अपॉन 180, 0 से 0 काट दो कितना हो गया 6, तो क्या हो गया π/6। अगर मैं आपसे π/6 कहूं तो आप तुरंत समझ जाना मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री। हाँ इसलिए यहाँ बताएंगे यार आप, 45 डिग्री रेडियन में क्या होता है, याद है कि नहीं। हाँ बोलो बोले, सर 1 मिनट सोच के बताओ। सोच रहे हो, हाँ जी कृतिका याद है आपको, नहीं ये तो बहुत कॉमन एंगल है, याद होनी चाहिए, ये तो याद होनी चाहिए, है ना। कितना बन जाता है ये 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री क्या बन जाता है π/3, 90 डिग्री क्या बन जाता है π/2, है ना। देखो कुछ एंगल नहीं याद हो अलग बात है, पर ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए जिससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो सोचने में, है ना। तो 30 डिग्री मतलब कितना हो गया रेडियन में 6, 60 डिग्री 3 और 180 डिग्री पाई, 180 डिग्री क्या हो गया पाई। और मैं कहूँ आपसे 270 डिग्री, 270 डिग्री ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। 270 3π/2 कितना होता है 270 डिग्री। 135 डिग्री बहुत ज्यादा यूज होता है, 135 डिग्री याद है आपको स्नेहा क्या, 135 डिग्री रेडियन में क्या होता है 3π/4, है ना। 3π/4 कितना होता है आपका, है ना। कभी कन्वर्ट करना हो तो 3 में कन्वर्ट भी कर सकते हो, कैसे 120 को अगर कन्वर्ट करना है सपोज करो, चलो मैं 135 की बात ही कर रहा था, 135 इंटू कितना हो गया पाई अपॉन 180 डिग्री 3 से, और हाँ बोलो, हाँ वो तो फिर हाँ वो भी तो सीधे कन्वर्जन की बात है, तो सॉल्व करके ये क्या बन जाएगा आपका 3π/4 बन जाएगा। 135 डिग्री कितना बन जाएगा सॉल्व करके 3π/4। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ 360 डिग्री कितना बनेगा रेडियन में, हाँ 360 क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो कुछ बेसिक एंगल्स को थोड़ा सा आप याद भी करके चले, है ना, कुछ याद भी होने चाहिए, बेसिक एंगल्स याद होने चाहिए, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि π/6 रेडियन में है तो डिग्री में कितना हो गया, हाँ ये रेडियन में डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। और मैं कहूँ π/4 अगर कहीं कह रहा हूँ कितना हो गया 45 डिग्री, π/3 कह रहा हूँ कितना हो गया 60 डिग्री, π/2 कह रहा हूँ कितना हो गया 90 डिग्री, पाई की बात कर रहा हूँ कितना हो गया 180 डिग्री, 2π की बात कर रहा हूँ कितना हो गया 360 डिग्री। और अगर मैं 3π/4
की बात कर रहा हूँ तो कितना हो गया 135 डिग्री। 135। और अगर मैं 2π/3 की बात कर रहा हूँ तो कितना हो गया ये 2π/3 कितना हो गया 120 डिग्री। बात क्लियर है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3π/2 तो कितना हो गया 270। 270 डिग्री। ये कितना हो गया 270 डिग्री। ये कुछ मेन एंगल है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इनको लर्न कर लीजिए, इनको नोट भी कर लीजिए एक बार, है ना, याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको इसमें काफी टाइम बचेगा, है ना। मेन एंगल हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 90 डिग्री π/2, 180 पाई 3π/4, 135 डिग्री 270, 3π/2, 2π/3, 120 डिग्री, बात तो आप जानते हो 360, 2π, है ना। तो बहुत कॉमन एंगल हैं जो आपको याद होने ही चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, ये तो बात थी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की। और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जैसे π/6 है ये रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ, उल्टा करते हैं। या तो 180/π से क्या करो मल्टीप्लाई करो, या पाई की वैल्यू सीधे क्या लगा दो 180, है ना। तो कितना आ गया वापस ये सॉल्व करके 30 डिग्री, है ना। ध्यान रखना, या तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो या पाई की वैल्यू सीधे क्या लगा दो 180 डिग्री। पाई रेडियन में होता है, 180 वो डिग्री मीटर में होता है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन के लिए सारा आपको बेसिक्स बताया था मैंने, अब वो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये वैल्यूज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना, सभी को याद होनी चाहिए, बहुत कॉमन वैल्यू है, ये तो याद होनी ही चाहिए। टेबल बनाने का सिस्टम नहीं होना चाहिए ना, कई स्टूडेंट कहते हैं हम टेबल बना लेते हैं, छोटे छोटे काम के लिए अगर टेबल बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा हूँ फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ए हमारी एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर है cos अल्फा, फिर है -sin अल्फा, फिर है sin अल्फा, फिर है cos अल्फा, a + a' = i। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार नोट करने पहले जो भी था, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे। पहले बताओ ये दिमाग में क्या आ रहा है कि कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम। सर a' निकालेंगे और उन दोनों को प्लस करके = 1001 और फिर हाँ, कंपेयर। तो आई यहाँ पर क्या है, हाँ ये कितने का आई क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऑर्डर कितने का है 2/2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बाय डिफॉल्ट कितने ऑर्डर की यूज करेंगे हम 2/2, है ना। चलिए क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। इसके साथ ही ये हमारा खत्म होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो a + a', ये तो है ही, और प्लस इसके आगे मैं क्या लिखता हूँ a'। मतलब इसका ट्रांसपोज कितना हो गया cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। और आई का मतलब क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने 2/2 के, क्या लिखेंगे इसका आंसर बताइए 1 0 0। क्लियर है मेरी बात। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट 0 होते हैं, है ना। ये ऑर्डर कितना है 2/2 का। अगर सपोज करो ये 3/3 की होती तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करता मैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। फिर मैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितने का है 3/, ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, मगर मैं इसको हटा रहा हूँ, फिलहाल इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। क्या है 3/3 की, उसमें क्या है डायगोनल के एक ही तरफ एलिमेंट होंगे बस। हाँ, डायगोनल के एक ही तरफ एलिमेंट होते हैं बस, है ना। मैं इसको प्रॉपर जो क्वेश्चन होंगे वो भी ले आएंगे आपके लिए, है ना। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos अल्फा, यहाँ से क्या हो गया 0, यहाँ से कितना हो गया 0, यहाँ से कितना हो गया cos अल्फा, यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 1 0 0। ठीक है, मगर हमें तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना। कंपेयर करेंगे आपस में, है ना। कंपेयर करने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ कंपेयर करने पे आपको दिखाई पड़ रहा है 2 cos अल्फा = 1। हाँ जी, तो अल्टीमेटली cos अल्फा क्या दिखाई दे रहा है 1/2। हाँ जी, बताएंगे ना विशेष कि cos अल्फा की वैल्यू
1/2 कब होती है? अभी बताया मैंने सारा सब कुछ आपको, इतना समझ पड़ रहा है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 में 1/2 होती है। cos 60 और रेडियन में क्या कहते हैं 60 को? π/3। π/3। और जब मैंने इसको कंपेयर किया तो अल्फा का आंसर कितना आ गया? π/3। देखेंगे कौन सा पार्ट है, आंसर आ गया है, केवल आपको कंपेयर करना है, मतलब कौन सा पार्ट सही है वो चेक कर लेते हैं एक बार। बी वाला पार्ट है ना, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका बी वाला पार्ट। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें जरा भी, कोई कंफ्यूजन क्या जरा भी? स्नेहा आपको भी क्लियर है? यस सर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड देना होता है, और ये क्वेश्चन हम भी 2 साल से नहीं करा रहे थे, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज पूरी ऑटोमेटेड थी, है ना। इनवर्स निकालना होता है इसमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये मेथड कोरोना की वजह से, जब से कोरोना का मतलब आया है 2 साल लगातार ये सिलेबस पूरी तरह से हटा हुआ था, तो हम भी इसको 2 साल बाद ही स्टार्टिंग में कराए थे, बाद में वो भी हट गया था। यानी कि एक तरीके से हम देखा जाए तो इसको 2.5 साल बाद ही ये क्वेश्चन अब टच कर रहे हैं। इसको हमने 2.5 साल से क्वेश्चन को छुआ ही नहीं है ना। तो एक नया लॉजिक है इसका, थोड़ा सा मुश्किल लॉजिक भी है, जरा बहुत अच्छे से समझना। बाय द वे आपके स्कूल में नहीं करा रहे हैं तो अभी यूटी के हिसाब से छोड़ सकते हैं, वैसे बोर्ड के हिसाब से अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिलेबस इसका रिड्यूस होगा, क्योंकि स्थिति सब बिल्कुल नॉर्मल है, पूरा सिलेबस आने वाला है। हटा दो इसको, पहले मैं जरा मेरी बात को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, सुनिएगा बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे और इसमें आपको सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मैं तो हेडिंग बता देता हूँ, एक्सरसाइज 3.4। और ये क्योंकि क्या है ना, एक ही चीज को कई तरीके से करा जा सकता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि मीन निकालने के आपने 10th क्लास में 3 मेथड डिस्कस किए हुए हैं। कौन कौन से? मीन निकालने के आपने 10th क्लास में सर डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आंसर तो आ गया इनका ऑनलाइन स्नेहा का। मीन निकालने के आपने 10th क्लास में डायरेक्ट मेथड भी है, एज्यूम्ड मीन मेथड भी है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड भी है। कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा? नहीं भूल गए सब? डायरेक्ट मेथड यानी कि एक्स बार क्या होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और एक क्या होता था, स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स ऐसा लग रहा है ए प्लस दिमाग से निकल एच गया, इंटू नहीं आ रहा। सिग्मा एफ आई, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ एफ आई आई यू यू आई। अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये वाला मेथड स्टूडेंट को मुश्किल लगता है काफी, क्योंकि काफी स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस एच, ये क्या है, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। मैं पढ़ा नहीं रहा, बस एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि तीनों मेथड किसके हैं, मीन निकालने के हैं। तीनों मेथड से आंसर भी क्या आता है, सेम आता है, मगर कंडीशन लगी होती है तो हमें उसी मेथड से करना होता है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक मेथड इनको स्टूडेंट को आसान लगता है, ये वाला मेथड उनको थोड़ा मुश्किल लगता है ना, क्योंकि इसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं काफी। मैं ऐसे ही बात करूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है, वहां भी 3 मेथड है। कौन कौन से? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, है ना। आंसर तीनों से क्या आता है, सेम ही आता है, आंसर फर्क नहीं पड़ता। वही मैं कह रहा हूँ कि इनवर्स निकालने का जो मेथड है ये कौन सा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इनवर्स हम फिर निकालना सीखेंगे आगे, मगर वो इससे आसान है, ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल मेथड माना जाता है ना। डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ जी, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, इसका इनवर्स। पहले तो जरा समझना, सिंबल का फर्क समझना, ये सिंबल किसका है, ट्रांसपोज का। ये तो बहुत आसान था ट्रांसपोज निकालना, मगर अब मैं ये नहीं निकालना, अब क्या निकाल रहा हूं मैं, ये निकाल रहा हूं। हाँ, ये किसका सिंबल है, इनवर्स का सिंबल है, ये निकलवा रहा है तो इनवर्स निकलवा रहा है। -1 इनवर्स का मतलब होता है ए की पावर -1, 1/a भी कह सकते हैं, 1/a भी कह सकते हैं। इनवर्स निकालना है डैश, हाँ ये डैश रिप्रेजेंट करता है। या इसका एक सिंबल और होता है AT,
AT यानी कि A ट्रांसपोज, है ना, इसका मतलब क्या है 8 है, ये दोनों का मतलब एक ही है, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इनवर्स की, है ना, तो A की पावर माइनस में लगा हुआ है तो मतलब इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये थोड़ा सा लेंथी तरीका होता है इसका निकालने का। इनवर्स निकालने हैं मगर उसमें भी कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है हमारी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ध्यान रखना मेथड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कंडीशन लगा रखी है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही हमें इनवर्स को निकालना है ना। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, और इसके भी दो तरीके होते हैं, इसके भी दो सब कैटेगरी होती हैं, या तो हम इसको निकाल सकते हैं किससे, रो वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम कॉलम वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड होते हैं। अभी मैं ज्यादा एकदम इसके ज्यादा डिफरेंट वैरायटी में नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रो पर ही चलूंगा, सिर्फ रो पे चलेंगे। पहले लॉजिक समझना कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट है A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे IA, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, समझाने में पूरा समझ, अभी लिखना मत कुछ भी, अभी कुछ भी मत लिखना है, A इज इक्वल टू IA। स्नेहा आपको आइडिया है इसके बारे में, पहले भी बताएंगे जरा, नो सर। नहीं, चलिए फिर आप जरा भी बहुत अच्छे सुनिएगा, क्लास तो मैंने रिकॉर्डिंग में डाल रखी है, आज आपको ये शेयर भी करेंगे, है ना। A इज इक्वल टू IA, I का मतलब कितना हो गया 1001, और A को यहाँ लिख देंगे। पहले तो फॉर्मेट समझिए, हर चीज का एक कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं लिखने के, हम क्या लिखेंगे इसको, रो वाले केस में A इज इक्वल टू IA, A क्या है जो गिवन मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकलवा रहे हैं, इसको ये माना है, I और A एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब लॉजिक क्या होता है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना वो इधर शिफ्ट होगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर शिफ्ट होगी, यानी कि जैसे ही इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी इधर अपने आप क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझना, यहाँ जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी इधर इनवर्स अपने आप आ जाएगा, कैसे आएगा वही सारा वही प्रोसेस समझना है आपको, है ना। सर ये वाला लेकिन मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होती, हाँ तो फिर डिवाइड नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम वही कह रहा हूँ, पूरा लॉजिक बता रहा हूँ आपको कैसे होगा, अब वो समझ आएगा। पहले हम इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, पहले देखो 4 में 1, तो लॉजिक समझना बहुत अच्छे से, पहले इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे हम 1, पहले इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे हम 1, फिर इस 1 की हेल्प से इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे 0। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 1 बनाना, दूसरा स्टेप क्या होगा यहाँ पर 0 बनाना, फिर तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या होगा 1 बनाना, और फिर चौथा स्टेप क्या होगा यहाँ पर 0 बनाना। सीक्वेंस का ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से सोचोगे ये हम इसी सीक्वेंस में क्यों चले, हम तो पहले यहाँ 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, हमारी मर्जी है, आनी तो आइडेंटिटी है, अगर आप अपनी मर्जी चलाओगे तो ऑलरेडी जो 1 0 बन चुके हैं ना वो भी करना शुरू हो जाएंगे आप। तो इसमें अरे मेरी बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको सीक्वेंस क्यों फॉलो कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस में चलेंगे, और मैं भी कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा जिससे ऑलरेडी कोई 1 0 बन चुका है वो बिगड़ना शुरू हो जाए, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, अननेसेसरी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। दोबारा समझा रहा, सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे, याद रखो इस चीज को, 1 फिर 0, सीक्वेंस में ध्यान रखना। दूसरी बात, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हर चीज के बेसिक रूल्स होते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा बताऊंगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर मेरे को एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो किसी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, किसी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, बस केवल ध्यान रखना, वो करके दिखाऊंगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं रूल्स नहीं बताऊंगा, अब मैं करके दिखाऊंगा, उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब जरा थोड़ा आप सोच के बताएंगे, यहाँ पर ए तो लिखा रहेगा, सबसे पहले क्या बनाना है यहाँ पर मेरे को, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे प्लस पॉइंट हो गया, एक स्टेप बच गया, यहाँ पर 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं, कि ऑलरेडी 1 बना हुआ है, बात क्लियर है मेरी यहाँ तक, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या होगा मेरा, 2 को 0 2 को बनाना। 0 बनाना, और मैंने कहा कि 2 को 0 कैसे बनाऊंगा, मैं इसमें से इसका दुगना क्या करूंगा, माइनस करूंगा, किसी के रेस्पेक्ट में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा, किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा, ऐसे नहीं कर सकते अरे इसमें से 2 माइनस कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। सर लेकिन डिवाइड बाय 2 तो कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, चलो ठीक है, ये स्नेहा कह रहे हैं कि इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यहाँ क्या बनेगा 1 बनेगा, और हमें तो यहाँ 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ से क्या चाहिए 0 चाहिए, तो यहाँ 1 बन भी गया तो हमारे लिए क्या बेनिफिट हुआ उसका, है यस सर। नहीं, फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 तो ऐसा है कि फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा हमारा, है ना,
सप्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर अब लॉजिक समझा रहा, पहले फिर दोबारा लॉजिक पे आ रहा हूँ। पहले यहाँ क्या बनाना है हमें 1 है। मतलब अगर हम इसको 2 से कर देंगे हाँ तो नीचे तो 0 आ जाएगा। भाई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना, फिर आइडेंटिटी मिलेगी नहीं हमें। फिर तो यहाँ आइडेंटिटी आ ही नहीं सकती, फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा लॉजिक। उन दोनों के साथ खेलना है। दोबारा सुने मेरी बात को लॉजिकली समझो। पहले यहाँ क्या बनाना है हमें 1 बना हुआ है, 1 बना हुआ है ऑलरेडी, 1 बना हुआ है, उसकी तो बात ही खत्म, वो कैसी खत्म हो गया ना। अब मेरे को यहाँ बनाना है क्या चीज 0, और फिर दोबारा समझना है रहा, यहाँ तो 1 कैसे भी बना लो, आपकी वो बात की बात है, मगर यहाँ 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। यहाँ जो 0 बनेगा वो किसकी बने हेल्प से बनेगा, इस 1 की हेल्प से 0 बनेगा, ठीक है। सर अब लेकिन इनको इतना 0 पूछो नहीं कर सकते। कि इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, है ना, कंडीशन लगी हुई है, ऐसा नहीं कि कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा, फिर आईडी आने वाली नहीं है इधर। यहाँ पर 0 बनाना है किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। तो ऑपरेशन क्या लगाने वाला हूँ, R2 goes to R2 minus twice of R1। ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 क्या है, सेकेंड रो है, इसमें से इसका दोनों क्या करूंगा, माइनस करूंगा। मैं करके दिखाता हूँ, जरा समझ आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 1 -1 1 और 0, पहले R1 लिख दो, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 गोज टू मतलब R2 में ही चेंज है। अब लॉजिक समझना, इसमें से इसका डबल माइनस करो, यहाँ क्या लिखेंगे 0, इसमें से इसका डबल माइनस करो, तो उसके बताना है ना, गलती ना हो जाए कहीं भी। क्या बनेगा यहाँ पे, भाई बोलो, 5 बनेगा। इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे ना, 3 - 2 - 1, यानी कि 3 + 2 कितना हो गया 5। इसमें से इसका डबल माइनस करो -2, इसमें से इसका डबल माइनस करो 1, यहाँ पर आएगा 1। पहले बताओ स्नेहा, ये बात क्लियर है कि नहीं मेरी आपको, इसलिए इसको पेशेंस से समझाएंगे, इसमें जल्दीबाजी करोगे नहीं समझ में आएगा जरा। सर दोनों साइड से करना है। दोनों साइड से करना है, जो भी ऑपरेशन लगाना है दोनों साइड लगाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ 1 बनाना था, हमारे ऑलरेडी बना हुआ था, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। ध्यान रखना, मेरी लैंग्वेज को बहुत ध्यान रखना, कुछ भी करोगे अपनी मर्जी से गलत हो जाएगा आपका आंसर। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो इसमें से इसका दुगना माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा, और वो यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी लगेगा ऑपरेशन। पहले यहाँ तक थोड़ा क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या होगा, पहले बताइए ना, किसको बनाना है, सर फिर 1, थर्ड वाले को 0 तीसरे बनाना वाला एलिमेंट यहाँ 1 बनाना, डिवाइडेड बाय 5। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो इसमें से इसका डबल माइनस करा, तो 3 - 2 - 1, तो 3 + 2 क्या हो गया 5। इसमें से इसका डबल माइनस किया, क्या आ गया -2, इसमें से इसका डबल माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या बनाना है यहाँ पर, कैसे बनाएंगे बताओ। R2 goes to R2 divided by 5। देखिए क्योंकि सुनना मेरी बात मेरा, कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं लगाएंगे जिससे ऑलरेडी 1 0 बन चुके हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाएं। आप यहाँ कहोगे कि इसमें इसका 4 टाइम जोड़ दूं, तो यहाँ 0 बिगड़ जाएगा, सोच रहे हो नहीं, कि जैसे ही मैं इसका 4 टाइम जोड़ूंगा यहाँ तो 1 बन जाएगा, मगर यहाँ क्या आ जाएगा, एक हो सकता है कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि R2 को 5 से डिवाइड कर दो, जो R2 है उसको किससे डिवाइड कर दो 5 से। बात क्लियर कि नहीं, मैं ये ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 goes to R2 divided by 5। आप देखो क्या हो यहाँ पर और यहाँ, ये तो फॉर्मेलिटी है, किसमें चेंज हो रहा है पहले तो ये बताओ, कौन सी रो में चेंज हो रहा है, R2। और ध्यान रखना, रो है तो पूरे में रो ही लगेगा, कॉलम से स्टार्ट करूंगा तो कॉलम से ही लगाऊंगा, एंड भी कॉलम तक ही करूंगा, बीच में चेंज नहीं होता है इसमें, है ना, बीच में चेंज नहीं कर सकते। 1 - 1 और 0, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, उसको पहले लिख दीजिए। अब जो सेकंड रो है मैं उसको 5 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, क्या बनेगा बताएंगे जरा, 0 1 2/5 और यहाँ 1/5। इसलिए पहले बताओ क्लियर है कि नहीं मेरी बात आपको। यस सर। चलिए बस लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या बनाना है हमें यहाँ पर, -1 को 0 बनाना। इसको 0 बनाना है,
ठीक है। और मेरी बात को ध्यान मेरा बहुत अच्छे से, इसको जीरो बनाना है इस वन की हेल्प से, इसको जीरो बनाना है इस वन की हेल्प से। तो इसमें क्या करूं कि यहाँ जीरो बन जाए, और इस वन की हेल्प से करना है। ऐड कर दो बिल्कुल सीधी सी सर बात है, R2 ऐड कर plus दो। R1। बिल्कुल सही, R1 goes to R1 plus R2, यानी कि R1 रो में R2 को ऐड कर दो। और ध्यान रखना कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं लगाना है जिससे ऑलरेडी जो चीजों बन चुके हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाए, और सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। R1 में R1 प्लस R2 को जोड़ देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से A। हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा, R1 में चेंज, मतलब इसमें चेंज जो है केवल R1 में है, तो नीचे 0 और 1, और यहाँ से कितना हो गया -2/5 और 1/5। हाँ जी, इसमें जोड़िए जरा R1 प्लस R2, 1, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर 0, वेरी गुड। फिर यहाँ पर 3/5 3/5, 1 - 2/5, 5 - 2, एलसीएम लेने के बाद 1/5 3/5 इसमें ऐड कर दीजिए। देखेंगे जरा आंसर ये है कि नहीं, आंसर देखेंगे पीछे जरा। ये है आपका 3.4 का पहला क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली जो ए इनवर्स है उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये क्वेश्चन जब इसको हटा दिया गया था, इसको हम भी लगभग 2.5 साल बाद ही कर रहे हैं। तो शुरू में कराया था, फिर वो कोरोना का सिलेबस आ गया था कि हट रहा है, तो हमने भी नहीं कराया ना। 2.5 साल बाद भी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो आप, ये क्या हुआ, ये कह रहे हो। हाँ, उसके पीछे रूल्स होता है, हर चीज के बेसिक रूल्स होते हैं कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी। ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी। अरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ए, और ये क्या होगा, ए इनवर्स, तभी तो आंसर आइडेंटिटी बना। ध्यान रखना, ए इंटू ए इनवर्स का आंसर क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा इसके डीप में नहीं जा रहे, अभी तो बेसिक रूल पे जाओ जरा। पहले फॉर्मेट क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, बहुत क्विकली डिवीजन करा रहा हूँ। पहले क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ ए को एज इट इज छोड़ देंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर शिफ्ट होनी है, जैसे कोई यहाँ शिफ्ट हुई नहीं हुई, मगर शिफ्ट ऐसे नहीं ऐसे कोई उठा के कर देंगे, है ना, लॉजिक है हर चीज के पीछे शिफ्ट करने का। यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे, 1, फिर इस 1 की हेल्प से, फिर यहाँ पर, फिर इसकी हेल्प से मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी रो के रेस्पेक्ट में ही करोगे। ध्यान रखना, बेसिक मेरा कंसेप्ट है ना। पहले 1 या थी, फिर इसको क्या बनाना था हमें, 0, तो इसमें से इसका डबल माइनस किया, तो ऑपरेशन क्या लगाया, R2 goes to R2 - twice of R1, यहाँ 0 बन गया। दूसरा स्टेप मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या था, यहाँ पर 1 बनाना, यहाँ पर क्या था, 1 बनाना, और 5 से मैं डिवाइड कर सकता था। कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं लगाऊंगा जिससे ऑलरेडी 1 0 जो बन चुके हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाए, क्वेश्चन अननेसेसरी और लेंदी हो जाएगा, एक पेज और लेंदी चला जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, 1 कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड कर जाता है। मगर एक दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें इसका 4 गुना जोड़ दो, मगर जैसे ये 0 बिगड़ जाएगा। आपके दिमाग में आ सकता है ये बात कि भाई इसमें क्या करो, 4 टाइम जोड़ दो, तो इसका 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1। और जैसे ही आप 4 टाइम जुड़ेगा ना, तो ये 0 बिगड़ जाएगा आपका, है ना। तो ऑलरेडी जो 1 0 बन चुके हैं वो नहीं बिगाड़ने हैं। यहाँ क्या करा मैंने, 5 से डिवाइड करा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट कर सकता हूँ। जैसे क्या रहा, यहाँ 1 बन गया, तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया, और जो काम इधर करना है वो इधर भी करना है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या था, यहाँ पर 0 बनाना। उसके लिए क्या, यहाँ -1 है या +1 है, और इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। क्या मैंने करा, इसमें इसको ऐड कर दिया, तो R1 goes to R1 + R2, और जैसे ही इधर आइडेंटिटी आई, इधर इनवर्स आ गया। आपने आंसर देखा, पीछे बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, क्लियर है मेरी बात ये। हाँ, इसलिए इसमें कुछ पूछना है क्या, नो सर। हाँ, इसलिए क्लियर है, कुछ डिस्कशन नहीं करना है इसमें इनवर्स को लेकर के। नो सर। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे। सर और अगर फर्स्ट में कोई और नंबर हो तो फिर उसे कैसे करेंगे? सपोज करो यहाँ 2 होता, मान के चलो ये कह रहे हैं Yes, sir. यहाँ 2 होता, तो क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए क्या करता है, 2 से डिवाइड कर देता। मल्टीप्लाई डिवाइड तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसको क्या सर करता। लेकिन हम हाँ, बोलो बोलो क्या करते थे आप, बताओ।
नो सर कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन की एक बार फिर किया। अभी के लिए एक समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही समझना मुश्किल होता है, एक बार समझ में आ गया ना, अब आपको दिक्कत आएगी मालूम है किसमें, इसके लास्ट 3 क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी, 15, 16, 17 में दिक्कत आएगी आपको, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग चलिए ना, हाँ इसको शेयर कर लीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी आज शेयर करेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना विशेष आपको, क्लियर है। इसको इसी क्वेश्चन को यार प्रैक्टिस करना है घर पे आके, है ना। रो वाले मेथड से, अभी कॉलम वाला मेथड नहीं बताया है, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है ना। और रो है तो पूरे क्वेश्चन रो से चलेगा, कॉलम है तो पूरा क्वेश्चन कॉलम से चलेगा। अभी नए क्वेश्चन पे अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, परेशान हो जाओगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम आपके संग डिस्कस करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। स्टेप ध्यान रखना, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, बस सीक्वेंस ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं, और जो 0 बनाएंगे, जो ऑलरेडी 1 बनाया है हमने, उसकी हेल्प से 0 बनाना है। बस 2-3 छोटी बात है आपको याद रखनी है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर वो लिखने से ज्यादा बड़ी बात होती है जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। वो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए माइंड में कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है ना। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में ना, आज क्लास को यहीं पर एंड करें। थैंक यू सर। वेलकम जी। आपको कुछ पूछना है तो